हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फेमा भी बोलते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ टॉपिक इसके करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना ज़रूरी है कि बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये है क्या। देखो, इंडिया के अंदर 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन कंपनीज थी उनको कंट्रोल करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज इसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947 में इसकी इनेक्टमेंट हुई थी। इसके बाद इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया और एक नया एक्ट बनाया गया 1973। फेरा 1973 बना। जब 1973 में जब फेरा को बनाया गया था तो उस टाइम हमारा जो कंट्री था वो फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज इस कमी को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट थी वो क्या करना चाहती थी, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती थी। इसीलिए फेरा की इनेक्टमेंट हुई थी। अगर कोई पर्सन फेरा के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता था, उनको वायोलेट करता था, तो उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी और इसको कई बार इम्प्रिजनमेंट की भी इसमें प्रोविज़न था। मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ये। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जो उनका व्यू था उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया। इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने फॉरेन कैपिटल को का इन्फ्लो करने पर बहुत ज़्यादा उनका मेन फोकस था। तो इसमें क्या था कि जो इंडियन कंपनीज में फॉरेन इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी का जो पार्टिसिपेशन था, उसको 40% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया। बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया था कि फॉरेन कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनको कम करने की कोशिश की थी। तो जो ये लिबरल व्यू था, इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो फंड था वो बढ़ गए थे। तो यहाँ से क्या लगा कि जब गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि ऐसा करने से अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि फेरा के जो स्ट्रिक्ट प्रोविज़न थे उनमें कहीं ना कहीं चेंज लाया जाए और एक ऐसा लिबरल एक्ट पास किया जाए जिससे हम और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कंट्री में लेकर आ सके। तो इसीलिए 1999 में फेरा को ख़त्म कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बनाया गया। फेमा में क्या था, फेरा की अगर हम बात करें तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था और फेमा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो पहले फेरा में रेगुलेशन की बात हो रही है, कंट्रोल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो वहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट का इसमें एक लिबरल व्यू था। तो फेमा जो है फेरा के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत लिबरल है। फेरा में 81 के नियर अबाउट सेक्शंस थे और फेमा के अंदर 49 जो है वो सेक्शंस हैं। तो फेमा बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड एन एक्ट टू एनकरेज एक्सटर्नल पेमेंट एंड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेडर इन इंडिया नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में किया गया था टू रिप्लेस एन अर्लियर एक्ट फेरा। फेरा को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। फेमा वॉज फॉर्मुलेटेड टू फिल ऑल द लूप होल्स एंड ड्रॉबैक ऑफ फेरा। तो फेरा में जो भी कमियां थी तो उनको फिल करने के लिए फेमा की फॉर्मुलेशन हुई थी। एंड हेंस सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म, मेजर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फेमा एक्ट. FEMA was basically introduced to deregularize and have a liberal economy in India. तो इंडिया के अंदर एक लिबरल इकोनॉमी को बनाने के लिए ही फेमा को पास किया गया था। इसको पास 99 में किया गया था और इसको जो लागू किया गया था ये 1 जनवरी 2002 से ये स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। फेमा का फर्दर आगे हम बात करेंगे रीजंस कंट्रीब्यूटिंग टू इनेक्टमेंट ऑफ फेमा। ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से फेमा की इनेक्टमेंट हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल एग्जिम पॉलिसी।
जो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था लिबरल एग्जिम पॉलिसी की वजह से, जो 1997 में ये स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के लिए एक लिबरल इनेक्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा था, इसीलिए फेमा को इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में था वो भी लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से इंक्रीज़ हो रहा था। तो इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए एक लिबरल और सिंपल एक्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो यही रीज़न था कि फेमा को बनाया गया, इसकी इनेक्टमेंट हुई। थर्ड रीज़न था फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इंक्रीज़ हो गए थे, तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो एक तो प्रीज हो रहे थे, तो फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जो एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो लिबरल हो, जो फॉरेन एक्सचेंज के यूज़ को एक लिबर्टी प्रोवाइड करे, सो दैट फेमा की इनेक्टमेंट हुई थी। देन कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिबरल अप्रोच को रखेगी। तो दिस वाज आल्सो द रीज़न फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ फेमा। एंड लास्ट इज पेनल्टी प्रोविज़न ऑफ फेरा वर वेरी स्ट्रिक्ट। फेमा से पहले फेरा था। फेरा वाले केस में क्या था कि अगर एक पर्सन फेरा के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता था तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती थी, अगर इनको वो वायोलेट करता था। तो ये जो हार्ड पेनल्टीज़ थी और जो इम्प्रिजनमेंट था, तो इससे लोगों के मन में एक डर बैठ गया था और वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में डील करना भी अवॉइड करते थे। इसीलिए क्या रियलाइज़ किया गया कि एक ऐसा एक्ट हो जिसमें पेनल्टी के जो प्रोविज़न हो वो कंपैरेटिवली लिबरल हो, ताकि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो दीज वर द रीजंस फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ फेमा। अब हम बात करते हैं फेमा की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो फेमा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। देन सेकेंड हम बात करें, इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस ऑफिसर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे कोई भी ब्रांच, ऑफिस या कोई भी ऐसा एजेंसी है जो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो इंडिया के ही रेजिडेंट के थ्रू कंट्रोल्ड है, ओन्ड है, तो वहाँ पर भी फेमा एप्लीकेबल होता है। लास्ट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी इसकी स्टार्ट कब से हुई है? ये जनवरी 1, 2000 से स्टार्ट हुआ है। जो फेमा अप्लाई होता है जनवरी 1, 2000 से ये शुरू हो जाता है। तो ये है कि फेमा कब और कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है। आगे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की जो फेमा में गिवन है। कुछ टर्म्स हैं जो फेमा के अंदर यूज़ होती हैं, तो उनको डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, अ कंपनी हो सकती है, देन अ फर्म हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो। इसके अलावा कोई भी जो जुरिडिकल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स होते हैं, उनको भी हम इसी में लेते हैं, पर्सन की कैटेगरी में लेते हैं। नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लोज, कोई भी एजेंसी हो सकती है, ऑफिस हो सकता है या ब्रांच हो सकती है विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। इनमें से किसी भी पर्सन के थ्रू अगर कोई एजेंसी, कोई ऑफिस, कोई ब्रांच अगर ओन्ड है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये पर्सन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक पर्सन को रेजिडेंट कैसे माना जाएगा? अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, जो पिछले फिनेंशियल ईयर में जो 182 days या उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पर रहा हो, तो वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम कौन से पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे? अ पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इज ईदर केस
कौन कौन से केस हो सकते हैं? या तो एक पर्सन इंडिया के बाहर चला गया है फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, बाहर वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए किया है या कोई और ऐसे पर्पज़ के लिए किया है। इन सच सर्कमस्टांसिस एज वुड इंडिकेट कि उसकी जो इंटेंशन है वो बाहर ही रहना चाहता है अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा एक पर्सन जो इंडिया में रहने के लिए आया है, इन ईदर केस अदरवाइज देन, क्या किसको हम नहीं लेंगे? फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या इंडिया के अंदर वो बिजनेस या वोकेशन के लिए आया है, या कोई और पर्पस जिसमें वो इंडिया के अंदर अनसर्टेन पीरियड के लिए वो स्टे करेगा। ठीक है, तो ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इनको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन if such sale or draws is a current account transaction, provided that central government may in public interest and in consultation with the Reserve Bank impose such reasonable restrictions for current account transactions as may be prescribed। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन अपनी फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ कर लेता है या किसी ऑथराइज पर्सन को सेल कर देता है, और इसका जो मेन मोटिव क्या है, या तो वो फॉरेन ट्रेड के पर्पज़ के लिए ऐसा कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए कर रहा है, या उसको एक्सटर्नल लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, या अपने स्पाउस के लिए उसको लिविंग एक्सपेंसेस देना है, बच्चों के लिए पे करना है, अगर उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रह रहे हैं तो उनके लिए उसको पे करना है, या फॉरेन ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन हो सकता है, या मेडिकल केयर है। अगर इसमें से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन होती है तो इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और फेमा ने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया है, ठीक है, विदाउट आरबीआई प्रायर परमिशन। तो इनके लिए आरबीआई की प्रायर परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हैं दीज आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? लास्ट केस में हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करी थी। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जहाँ पर कैपिटल में चेंजेस आते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से जो पर्सन आउटसाइड इंडिया हैं और जिनके एसेट या लायबिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया है लेकिन वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, या उनकी एसेट लायबिलिटीज़ इंडिया के अंदर हैं और वो बाहर रह रहे हैं, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, उन एसेट्स लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आते हैं, तो इनको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विच आर परमिजिबल, सिर्फ वही हो सकती हैं। द लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एडमिजिबल फॉर सच ट्रांजैक्शंस और एनी कंडीशन विच मे बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजैक्शंस। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। तो इनके ऊपर भी जो फॉरेन जो आरबीआई है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है, अगर उनको लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। इसके बाद रिजर्व बैंक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हम किसको मान के चलेंगे, तो वो रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दोनों आपस में कंसल्ट करके डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, फेमा को मतलब क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको फेमा फुलफिल करता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को इजी बनाने में फेमा बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूटर हम इसको कह सकते हैं। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल पेमेंट एंड रिसीट, बाहर पेमेंट करने के लिए और बाहर से जो रिसीट हमारे पास आती हैं, अगर हमने बाहर से इंपोर्ट किया है तो हमें एक्सटर्नल पेमेंट करनी होगी, और अगर अगर एक्सपोर्ट किया है तो हमें रिसीट हमारे पास आएगी, और अगर हमने इंपोर्ट किया है तो हमें पेमेंट करनी होगी। तो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो फेमा जो है इसको भी फैसिलिटेट करता है।
टू प्रमोट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी इंडिया के अंदर प्रमोट करना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का मेन मोटिव है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।